नमस्ते दोस्तों, हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म फॉर रिफ्लेक्टेड रे के लिए पढ़ा था और हमने कहा था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो ट्रांसमिटेड रेज द्वारा इंटरफेरेंस बनता है उसको पढ़ेंगे, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरफेरेंस होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी वेल नोन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में जो सारी हमने जो आइडेंटिटी जितनी भी हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगी हमने हमारे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की है, तो एक बार उसे आप ज़रूर देखना। और अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिटेड के लिए। दोनों में सेम सिनारियो है। ये यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ट्रांसमिट हुई। ट्रांसमिटेड रे जो है हमारे पास दो हैं, C1 से T1, C2 से आपका T2, यानी कि पार्ट डिफरेंस इन बिटवीन C1 T1 एंड C2 एंड T2, इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस होगा उसी से क्या होगा, ट्रांसमिटेड रे द्वारा क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो देखो इधर, यानी कि हमें इस तरंग का और इस तरंग के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आने तक कोई फर्क नहीं है क्योंकि रे में कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ आने के बाद एक पार्ट तो यहाँ आपका चला गया T1 रे की फॉर्मेट में चला गया, दूसरा क्या होगा, इतना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कवर करके बाद में क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कैसा निकालोगे, आप इस पॉइंट से यहाँ एक लंब डालोगे आप और ये कहोगे कि इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के बाद दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं, मतलब इक्वल पाथ है आपका। जितना पाथ, जितनी तरंग वो तय करेगी उतनी तरंगी ये तय करेगी। तो इस रे के लिए तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ इतना पाथ होगा, और वो भी किस में होगा, मीडियम के अंदर होगा, क्योंकि ग्लास मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वो क्या होगा, पाथ C1, P2 और C2, ये पाथ जो है किस में होगा, आपका मीडियम में होगा। और C1 और B आपका क्या होगा, C1 और जो B होगा ये पाथ किस में होगा आपका, असल में ये पाथ होगा एयर में। तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट इंडेक्स कुछ नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे C1 और B मैंने यहाँ कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस जब आप करोगे तो क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका C1 और P2 और C2 और P2 दोनों सेम होंगे आपके। C1 एंड P2, P2 एंड आपका C2, ये दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये आपका ये लाइन और आपकी ये लाइन दोनों क्या आपकी पैरेलल है, ठीक है। देखो n का जो है वो भी अभिलंब है आपका, मतलब परपेंडिकुलर है, m भी परपेंडिकुलर है, और ये आपका देखो अल्टरनेट एंगल बनेगा, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर एंगल क्या होगा आपका r, ये आपका अल्टरनेट एंगल होगा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा आपका r होगा। तो दोनों के एंगल आपके सेम हैं, एंगल सेम है तो क्या होगा, सामने वाली दोनों जो आपकी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, और यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, दोनों तो 90 डिग्री है, इन दोनों के सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, यानी कि इक्वल एंगल पे हमें साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो आपको पता लग गया कि आपका C1 और P2 जो है आपका वो किसके बराबर है, आपका C2 और P2, यानी कि ये दोनों साइड्स जो है ना डायगोनल वाली, दोनों साइड्स के बराबर हैं आपकी। और इवन आपका C1 और M, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, जो टोटल साइड तो क्या आपका C1 से आपका C2 है, और उसके टुकड़े क्या होंगे, दो टुकड़े होंगे, C1 से M और M से आपका C2, ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर दोनों क्या आपके सेम एंगल है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, जो पिछली बार परफॉर्म की थी आपने, ठीक है। C1 और P2 को आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर लिखी कोस R की फॉर्मेट में लिखी, कोस R मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल लिया मैंने, C1, P2 और M वाला ट्राइंगल लिया है मैंने। इस ट्राइंगल में आपको P2 और M कैसे निकालोगे आप, ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना, साइन, कोस और टेन। और कोस के लिए क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ऐसा आप यूज करोगे अगर, तो क्या होगा आपका P2 और M, P2 और M असल में क्या है आपका, P2 और M ये आपका एक क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी थिन फिल्म की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका T हो जाएगा, और P2 और C2 किसके बराबर है आपका, P2 और C1 के बराबर है। तो आप जब इसको लिखोगे अगर, तो क्या लिखोगे, आपका del1 इक्वल टू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और C1 और P2 आपकी यहाँ से क्या होगी, आपकी हो जाएगी T अपॉन आपका कोस R हो जाएगा, प्लस ये भी दोनों क्या इक्वल है दोनों की दोनों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका T और आपका कोस R हो जाएगा, माइनस। अब बात रही C1 और B की, है ना, ये C1 और B की बात रही। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर डाला था, ये आपका I है अगर,
तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार। ये क्या होगा 90 माइनस आई होगा। ये 90 माइनस आई है और ये अगर 90 है अगर, तो बचा हुआ एंगल ये क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या होगा आई, मतलब एक फिक्स एक एंगल होगा आई आपका। ये होगा इंसिडेंट एंगल आई। और इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लिखो, इस एंगल इस ट्रायंगल के लिए C1 B और आपके C2 के लिए, तो मैंने उसमें साइन एंगल को फाइंड आउट किया है। वो क्या आ रहा है आपका C1 B अपॉन आपका C1 एंड C2, है ना, C1 एंड C2। C1 एंड C2 को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि वो दो टुकड़ों में डिवाइड है आपके, किसमें C1 और M में प्लस M और आपके C2 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा C1 और M को और फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ देखो मैंने इसको डिवाइड करके लिख दिया कि C1 और B जो है आपका वो किसके बराबर होगा C1 C2 और आपका साइन आयोटा, और फिर C1 M प्लस C2 M और साइन आयोटा हो जाएगा। C1 और M को लिए देखो C1 और आपके M के लिए मैंने इसी ट्रायंगल का अगेन यूज किया, है ना। पहले इस ट्रायंगल यूज किया था मैंने कोस आर में, अब यूज किया मैंने इसको tan के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको tan r में जब यूज करूंगा तो मेरा क्या होगा C1 M अपॉन MP2, MP2 मतलब MP2, ये अगेन क्या होगी आपकी थिकनेस हो जाएगी T आपकी। और आपका जो ये चीज को मैं पुट करूंगा तो क्या होगा C1 M मुझे क्या मिलेगी T tan r। इसको आप अपनी रफ कॉपी में परफॉर्म करके देख लेना, क्योंकि इसको अगर मैं खुद परफॉर्म करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली यूज करता हूं कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी आपकी T tan r, और वो भी क्या होगी दो बार, क्योंकि C1 और M की वैल्यू किसके बराबर है आपकी C2 और M2 के बराबर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये होगा माइनस आपका 2T tan r, और आपका ये साइन आयोटा यहाँ से आ जाएगा आपका, ये होगा साइन आपका आयोटा, ये असल में आपका लिख दिया जाएगा। अब इसको मैं लिखूं अगर, तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसको del1 इक्वल टू म्यू आपका ऐसा कैसा रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है 2T अपॉन कोस r आपका, और यहां से क्या होगा आपका माइनस ये आपका 2T tan को मैं लिख देता हूं आपका साइन आपका r और अपॉन आपका कोस r, और यहां से साइन आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें कुछ चीज कॉमन ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं ये पाथ डिफरेंस के लिए मैं कॉमन ले लेता हूं 1 के लिए आपका 2 म्यू टी अपॉन कोस r को मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो क्या क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका कोस r बाहर आ गया, तो बचेगा आपका 2T साइन r और साइन आयोटा बचेगा, और अपॉन में आपका म्यू आएगा। म्यू को आप स्नेल लॉ से इस प्रकार लिख सकते हो आप, ऐसा अगर आप लिखते हो अगर, तो आपका पाथ डिफरेंस del1 होगा वो क्या होगा 2 म्यू टी आपका कोस r 1 माइनस 2T आपका साइन r साइन आयोटा अपॉन आपका साइन आयोटा डिवाइड आपका साइन r होगा। साइन आयोटा से साइन आयोटा कैंसिल हो जाएगा, साइन r ऊपर जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, और ये 2T आप क्यों लिख रहे हो यहाँ पे 2T नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो मैंने एक्चुअली कॉमन ले लिया ना, सॉरी है ना, मैंने कॉमन ले लिया उसको। आप देखिए आप del1 जो होगा वो क्या आएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस r और 1 माइनस साइन स्क्वायर r, जो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होती है, लगभग बराबर होता है कोस स्क्वायर r के बराबर होगा, और एक कोस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इसके बराबर नहीं है ना। मैंने इसको बताया केवल कि ये क्या इसके बराबर होगा कोस स्क्वायर r के बराबर होगा, और इसके एक बार कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा आपका 2 म्यू टी कोस और r, ये आपका पाथ डिफरेंस होगा। आपने नोटिस किया होगा अगर, तो पिछले वाले हमारे रिफ्लेक्शन वाली जो रेस थी उनके लिए अपन ने स्टोक का नियम अप्लाई किया था। क्या किया था कि जब भी कोई लाइट है वो किसी डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज एंगल का चेंज होता है, और वो चेंज कितना होता है पाई होता है, जिसे पाथ डिफरेंस में λ/2 लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या केस हो रहा है, यहाँ पर एक रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर टू डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बल्कि यहाँ क्या हो रहा था डेंसर टू क्या हो रही थी रेरर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रही है डेंसर टू डेंसर मीडियम में क्या हो रही है वो
रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस स्थिति में स्टोक्स के अनुसार इसके अंदर कोई फेज चेंज नहीं होगा। जो ये पाथ डिफरेंस है यही असल में पाथ डिफरेंस रहेगा आपका। अब बात करते हैं हमारी दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है कि आपका जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्बडा के। तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्बडा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। एन लैम्बडा मतलब उसका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्बडा होना चाहिए। कैसा पाथ डिफरेंस लैम्बडा होना चाहिए, इन दोनों के पाथ डिफरेंस को घटाने के बाद। मान लिया कोई तरंग यहाँ आई, यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये जो तरंग जा रही है ना, ये यहाँ तक ट्रेवल करती है और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है। इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर अगर हमेशा क्या होगा, 1 लैम्बडा का अंतर होगा या 2 लैम्बडा, लैम्बडा मतलब तरंग का, 1 तरंग का अंतर होगा या 2 तरंग का अंतर होगा, 3 का, 4 का, तब तक क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। मतलब आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देगी, है ना। और दूसरा आता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका अपोजिट होता है, डिस्ट्रक्टिव, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है कि उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा 2n + -1 एन लैम्बडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। हमारा पाथ डिफरेंस कितना है हमारा भाई, हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्बडा 1 के अकॉर्डिंग है हमारा 2 म्यू टी कोस आर 2n + -1 एन लैम्बडा बाई 2। यानी कि इसका इंडिकेशन क्या है, यहाँ तो इंडिकेशन क्या था कि आपकी लैम्बडा होनी चाहिए, 2 लैम्बडा होनी चाहिए, 3 लैम्बडा होनी चाहिए, 4 लैम्बडा होनी चाहिए। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना बता रहा है, ये बता रहा है कि या तो आपकी लैम्बडा बाई 2 होनी चाहिए, या 3 लैम्बडा बाई 2 होनी चाहिए, या आपकी 5 लैम्बडा बाई 2 होनी चाहिए। ये क्या बता रहे हैं कि आपकी ये यहाँ से यहाँ तक का और इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर लैम्बडा बाई 2 है, 3 लैम्बडा बाई 2 है या 5 लैम्बडा बाई 2 है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस ना मिल करके डार्क फ्रिंजेस मिलेगी आपको। तो आपको पता लग गया कि रिफ्रैक्टिव में और आपके ट्रांसमिटिंग जो रेज हैं इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों का, है ना। इसी चीज़ से एक नई इंटरफेरेंस का टर्म जनरेट होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसे पूरक कहते हैं ना, पूरक व्यतिकरण कहते हैं। वो क्या कहता है कि अगर दोनों की कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की अगर कंडीशन को लिखा जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पे लिख रखा है कि कंस्ट्रक्टिव फॉर आर, आर मतलब रिफ्लेक्टेड परावर्तित होने वाली किरणों के लिए, और टी मतलब ट्रांसमिटेड होने वाली किरणों के लिए। ये चीज़ आप अगर दोनों देखो, दोनों के लिए अगर, है ना, आर एंड टी के लिए, तो आप क्या नोटिस करोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर के लिए तो ये वाला है, टी के लिए ये वाला है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो तो आर के लिए ये वाला है और टी के लिए ये वाला है। आपको लगता नहीं जैसे दोनों एकदम अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। कैसे कि जब रिफ्रैक्टिव में जब कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, उस कंडीशन पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसमिटिंग में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब रिफ्लेक्टिव रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही होती है, उस कंडीशन पर ट्रांसमिटेड रे क्या बना रही होती है, डिस्ट्रक्टिव बना रही होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जब रिफ्लेक्टेड रे जब मिलकर के ब्राइट फ्रिंज बनाती है, उस वक्त ट्रांसमिटेड रे उसी पाथ डिफरेंस पे क्या होता है, डार्क फ्रिंज बनाती है। जिसे मैंने लिखा है कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज शो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देन ट्रांसमिटेड रेज शो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, कि इस शर्त के ऊपर, यानी इस शर्त के ऊपर ट्रांसमिटेड रे जो है आपकी क्या दिखा रही है, कंस्ट्रक्टिव दिखा रही है, ये रहा आपका। जबकि इसी शर्त पर आपका जो रिफ्लेक्टेड है रे है वो क्या दिखा रही है आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रही है। तो इससे ये पता लगता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे में जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तब ट्रांसमिटेड वाले में क्या होती है, ब्लैक फ्रिंज बनती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हमारा टोटल वीडियो बहुत लेंथी हो गया हमारा। तो आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखा कि इंटरफेरेंस की जो घटना थिन फिल्म में जो है वो किस पर घटित होती है और किस प्रकार आपको इतने सारे कलर्स किसी एक फ्रिंज या किसी फिल्म पर नजर आते हैं। थैंक यू।